नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss about municipality. जी हाँ, नगर पालिका के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी के कितने पार्ट होते हैं, कब म्यूनसिपैलिटी बनी और म्यूनसिपैलिटी का इंडिया में हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। Which of the following are functional items in the 12th schedule of the Constitution? So 12th, इससे पहले हम शेड्यूल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 11th शेड्यूल पंचायती राज होता है एंड 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपैलिटी होती है। 73 एंड 74 अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। तो ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइटम्स इन द 12th शेड्यूल। फंक्शनल आइटम इनमें से कौन कौन से हैं 12th शेड्यूल में, मीन्स म्यूनसिपैलिटी में। रोड्स एंड ब्रिजेस होना चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज। सो 1 2 3 4 5 इसमें से कोई एक तो नहीं है, तो इसमें से रोड एंड ब्रिज तो म्यूनसिपैलिटी बनाती है, अर्बन फॉरेस्ट्री में म्यूनसिपैलिटी करती है, और पॉवर्टी एलिवेशन में भी इनका कुछ न कुछ पार्टिसिपेशन रहता है। लैंड यूज ये करते हैं। फोर्थ डाउटफुल है, 4 नहीं होगा। सो 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5 इज बी इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें एक्सेप्ट 4 रिमेनिंग ऑल आर करेक्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12th शेड्यूल कंटेन्स 18 functional items which are placed under the ambit of municipalities. कितने आइटम? 18 फंक्शनल आइटम्स। पंचायत में कितना है, भूल गए? पंचायत में 29 है। ये सब क्वेश्चन है, ये सब सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। पंचायती राज में जो 11th शेड्यूल में है उसमें 29 फंक्शनल आइटम्स है, और म्यूनसिपैलिटी में जो 12th शेड्यूल में है इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स है। अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, roads and bridges, water supply for domestic, industrial and commercial purposes, public health, sanitation, conservancy and solid waste management, fire services, urban forestry, protection of environment, promotion of economic aspects, safeguarding the interest of weaker section of the society, including the handicapped and mentally retarded, slum improvement and upgradation, urban poverty elevation, provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds, promotion of cultural, educational and aesthetic aspects, burials and burial grounds, cremations and cremation grounds, and electric crematories, cattle ponds, prevention of cruelty to animals, vital statistics including registration of birth and death, public amenities including street lighting, parking lots, bus stop, public convenience, regulation of slaughterhouses and tanneries. So ये 18 आइटम जो है, ये 18 सब्जेक्ट जो है ये नगर पालिका के अंदर आते हैं। इन 18 सब्जेक्ट से लेकर के आपको कोई कंप्लेन हो तो यू शुड गो टू म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ दिस 18 आइटम्स। ये एवरेजली समझ में आ जाएगा, एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। मैं ऐसा इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या है, वो ओवरऑल क्वेश्चन लगभग पूछना बंद कर दिए हैं।
वो उसके पॉइंट के भीतर से जाकर के वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, और उसमें से कोई क्वेश्चन छूट न जाए, इसलिए हमें हर बात का ध्यान रखना है। ये पेपर जो है पॉलिटी में भी आता है, ये पेपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। तो उस व्यू से ये क्वेश्चन, ये सेट जो है म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लिस्ट है 18 आइटम्स का, एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो बन जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन इंडिया? हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। सो वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन इंडिया? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सूरत। अब देखिए लॉजिक लगाने वाले इसमें कैसे लॉजिक लगाएंगे। ब्रिटिश इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया की कंपनी 1600 ईस्वी में हुई थी और उसकी पहली कोठी सूरत में लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट बिल्डिंग सूरत में बना था। तो इस लॉजिक से तो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन सबसे पहले सूरत में हुआ होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो उसका शुरू से ही हेडक्वार्टर कलकत्ता रहा था। वो तो 1912 में दिल्ली में शिफ्ट हुआ है। 1912 में इंडिया के कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली अंग्रेजों ने शिफ्ट किया, नहीं तो उससे पहले कलकत्ता ही उनका राजधानी हुआ करता था। उनके गवर्नर जनरल वहीं पे बैठा करते थे। सो इस व्यू से तो कलकत्ता सही लगता है। और बॉम्बे जो था, इनके पोर्ट का एक मुख्य केंद्र था। इनकी एक प्रेसिडेंसी बॉम्बे में भी थी, तो इस हिसाब से बॉम्बे सही लगता है। इनकी दूसरी प्रेसिडेंसी मद्रास में भी थी, मद्रास भी सही लगता है क्या? यहां पर हमारा सारा लॉजिक धराशायी हो जाता है। यहां पर टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन अगर है, नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और नहीं तो खत्म हो जाएंगे। एक लॉजिक है, रैयतवाड़ी प्रथा कहां से शुरू हुई थी, ये हमने आपको इससे पहले वाले वीडियोज में पढ़ाया है। तो रैयतवाड़ी प्रथा जो थी वो सबसे पहले मद्रास से शुरू हुई थी। और म्युनिसिपैलिटी जो है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वाज फर्स्ट सेटअप इन मद्रास। रैयतवाड़ी मद्रास, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन मद्रास। सो मद्रास इज द करेक्ट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। Urban local government in India means the governments of a specific urban area demarcated for this purpose by a state government by the people through their elected representative. So urban local government का मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट ये होती है, वो डिसाइड करती है, डिमार्क करती है कि ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट एरिया रहेगा, ये पंचायती राज, ये रूरल एरिया रहेगा, ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है। ये वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डिमार्केट करती है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। 8 तरह के लोकल टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया है, 8 टाइप के। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73 टॉक्स अबाउट पंचायती राज, 74th टॉक्स अबाउट म्युनिसिपैलिटी। कोई भूलने वाली बात नहीं है। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1992 में दोनों पास हुए। 73 जो है वो पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, और 74 जो है वो म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करते हैं।
So 74th Constitutional Amendment Act 1992 constitutionalized the system of urban government. क्या क्या किया इन्होंने? At the central level, urban local government is dealt by Ministry of Urban Development, that is created separately in 1985. Ministry of Defense. In case of cantonment boards, आपने देखा होगा दानापुर कैंट, दिल्ली कैंट, अम्बाला कैंट, तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड समझ करके म्यूनसिपैलिटी में ना आ जाइए। म्यूनसिपैलिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में आती है। कैंटोनमेंट बोर्ड जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है यूनियन टेरिटोरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड डिफेंस मिनिस्ट्री में आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अर्बन लोकल बोर्ड के बारे में। अब इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। इट वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन मॉडर्न इंडिया। सो ब्रिटिश राज में ही हुआ, 200-300 साल तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका हुकूमत रहा है। तो 1687-88 1687-88 फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट मद्रास। यही क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन में था। 1687-88 फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट मद्रास। 1726 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वेर सेट अप इन Bombay and Calcutta. 1870 Lord Mayo's resolution of 1870 on financial decentralization envisages development of local self-government institution. 1882 Lord Ripon's resolution of 1882 was held as the Magna Carta of local self-government. He is called as the father of local self-government. Note कर लीजिए, father of local self-government in India is known as Lord Ripon. 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। 1907 द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज अपॉइंटेड इन 1907. It submitted its report in 1909. Its chairman was Hobhouse. So इस तरीके से ये इवोल्यूशन चल रही है कहानी। Under the Diarchy scheme introduced in the provinces by the Government of India Act 1919, local self-government became a transferred subject under the charge of a responsible Indian minister. 1924, the Cantonment Act was passed by the Central Legislature. 1935, Government of India Act 1935 to introduce the provincial autonomy scheme. The local self-government was declared a provincial subject. सेक्स कैसे कैसे शिफ्टिंग हो रही है, कभी सेंट्रल के पास जा रहा है, कभी स्टेट के पास आ रहा है। 1989 मतलब फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। 1935 तक ब्रिटिश इंडिया, रॉयल इंडिया। 1989 फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। इन अगस्त 1989 द राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द 65th constitutional amendment bill, नगर पालिका बिल, in the Lok Sabha, but it was defeated in Rajya Sabha. So 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार ने 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नगर पालिका बिल लेकर के आए थे, बट वो राज्यसभा में डिफीट हो गया, इसलिए वो बिल का बिल ही बना रह गया, एक्ट नहीं बना। 1990 में द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अंडर वीपी सिंह इंट्रोड्यूस्ड द बिल, बट इट लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। 1991 PV Narasimha Rao government introduced the modified municipal bill in the Lok Sabha in the 1991. It finally came out as the 74th constitutional amendment bill of 1990
2. So bill was converted into Act. It came into force on 1st June 1993. So ये जो म्यूनसिपैलिटी का जो बिल है ये 1991 में नरसिंहा राव गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, 1992 में पास हुआ, 1992 में ये एक्ट बन गया और इसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रिपेयर करने में, कुछ इसको आगे डेवलप करने में कुछ टाइम लगता है, तो इसलिए ये इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st जून 1993। ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है ये दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बाकी सब आपके ध्यान में न रहे तब भी चलेगा, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये लॉर्ड रिपन महाराज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला पूछता है इसलिए फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। Significance of 74th Amendment Act of 1992. This act added a new part 9A. Again, यहाँ पर 74th Amendment ध्यान रखना है, 1992 एक्ट ध्यान रखना है और पार्ट 9A ध्यान रखना है। पार्ट 9A to the Constitution of the India, the municipalities, giving constitutional status to the municipalities. It has provisions from Article 253P to 253ZG। इतने इसमें ABCDEFGH करके होता है ना, तो P से लेके ZG तक इतने इसमें आर्टिकल सब आर्टिकल्स हैं। It also added a new 12th schedule of the constitution containing 18 functional items of the municipality. So 12th schedule याद रखना पड़ेगा और 18 functional items अभी तक आपको याद हो ही गए होंगे। 12th schedule deals with article 243W. It made item justiciable part of the constitution। ये लीजिए, ये जस्टिसिएबल बन गया। जस्टिसिएबल मतलब अगर ये फुलफिल नहीं होता है, अगर म्यूनसिपैलिटी ये काम नहीं करती है तो इसके लिए कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट इनको कंपेल करेगी और इनको करना पड़ेगा। सो ये जस्टिसिएबल आइटम बन गया। जैसे पार्ट 3 जस्टिसिएबल है, पार्ट 4 जस्टिसिएबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट है, तो पार्ट 3 जस्टिसिएबल है और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से ली गई है, वो जस्टिसिएबल नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपके ध्यान में रहना है, इसको रिपीटिशन हम करते रहेंगे। द एक्ट वांटेड टू revitalize the strengthen the urban governments and make them functional effectively as units of the local government. Next question, which of the following are urban local government bodies? So इनमें से कौन से urban local government bodies हैं? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए, टाउनशिप होना चाहिए, पोर्ट ट्रस्ट ये भी होना चाहिए, टाउन एरिया कमेटी ये भी होना चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इसका मतलब कि ऑल द एबव है, ये पांचों सही है। इसमें ये सब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के पार्ट हैं, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पार्ट हैं ये। आइए देख लेते हैं। The following 8 types of urban local bodies are created in India for the administration of urban area। ये 8 types of bodies हैं, local bodies हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम जानते हैं, म्यूनिसिपैलिटी भी हम जानते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसीज। ये 8 बॉडीज हैं म्यूनसिपैलिटीज के, ये 8 बॉडीज हैं लोकल बॉडीज के, सॉरी लोकल बॉडीज के ये 8 बॉडीज हैं, ठीक है। 8 टाइप्स ऑफ लोकल बॉडीज हैं। स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या, उसके बाद से फर्स्ट 7 आर एरिया बेस्ड। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एरिया बेस्ड है, किसी न किसी पार्टिकुलर एरिया को डिमार्केट कर दिया जाता है, उसको म्यूनसिपैलिटी बना देंगे, उसको नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाएंगे, उसको टाउन, ये सब अलग अलग हैं, सब मिला करके एक नहीं होते, सब अलग अलग है।
The states have set up special purpose agencies to undertake designated activities or specific functions. These functions actually belong to the domain of municipal corporation or municipality or local urban governments. Thus, these are functional based agencies and are known as single purpose, unipurpose or special purpose agencies or functional local bodies. 8 तरीके के होते हैं. Some of them are town improvement trust, urban development authorities, water supply and sewage board, housing board, pollution control board, electricity supply board, city transport board, best buses, PMPL buses. These are statutory bodies or they can be formed as department by an executive resolution. Executive resolution के द्वारा इनको क्रिएट किया जा सकता है. They function as autonomously performing functions allotted to them independently of the local government, local urban government. Hence, they are not subordinate agencies of the local municipal bodies. Town Area Committee. Town Area Committee is set up for administering a small town. It is semi-municipal authority. It is entrusted with a limited number of civic functions like drainage, road, street lights. They are created by a separate act of state legislation. The act governs its composition, functions and other matters. They may be wholly or partly elected or wholly or partly nominated by the state government. टाउन एरिया कमिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी. टाउनशिप के बारे में जान लेते हैं. They are established by large public enterprises to provide civic amenities to its staff and workers. टाउनशिप की बारे में बात हो रही है. The staff is generally living in the housing colonies built near the plant. बड़े बड़े कंपनीज टाउनशिप क्रिएट करते हैं. The enterprise appoints a town administrator who looks after the administration of the township. The town administration is assisted by some engineers and other technical and non-technical staff. It does not have elected members. It can be thought of as an extension of the bureaucratic structure of the enterprises. Port Trust. They are established in port areas like Mumbai, Kolkata, Chennai. They are to manage and protect the ports, to provide civic amenities. A port trust is created by an act of parliament and has both elected and nominated members. Its chairman is the official and its civic functions are similar to those of the municipality. जैसे म्यूनिसिपैलिटी होती है उसी तरीके से पोर्ट एरियाज में पोर्ट ट्रस्ट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are true? Notified area committee is neither elected body nor a statutory body. Cantonment board is set up under Cantonment Act 2006. There are 5 types of cantonment boards. The vice president of the cantonment board is elected for a term of 5 years. The executive officer of the cantonment board is appointed by the president of India. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. So there are 5 types of cantonment board. ये तो सही नहीं लग रहा है, बाकी सही लग रहा है. आइए देखते हैं सही आंसर क्या है. सही. सो एक्सेप्ट 3, 1, 2, 4, 5 सही है. आइए इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. नोटिफाइड एरिया कमेटी. नोटिफाइड एरिया कमेटी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एरिया. 2 तरह के एरिया के बारे में इसकी चर्चा की गई है. फास्ट डेवलपिंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन.
जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट देखा गया है। तो उसके लिए क्या करना है, एमिनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है टू कोप अप विद द पीपल्स रिक्वायरमेंट, इमीडिएट रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट। A town which has not yet fulfilled all the conditions necessary for the constitution of municipality, but which otherwise is considered important by the state government, it is called as notified area committee, as it is established by a notification in the government gazette. So notified area committee जो है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, नोटिफाई करने के बाद से बनती है, उसका डिमार्केशन होता है, लैंड एरिया का डिमार्केशन होता है, जियोग्राफिकल डिमार्केशन होता है। Even though it functions within the framework of the State Municipal Act, only those provisions which are notified in the Government Gazette by which it is created apply to it. It may also be interested to exercise powers under any other act. Its powers are almost equivalent to those of municipality, but it is an entirely nominated body. सो जहाँ पर म्यूनसिपलिटी होगी ये सब अलग अलग नोमेनक्लेचर है, कहीं नोटिफाइड एरिया कमेटी अलग होती है, म्यूनसिपलिटी अलग होती है। इट इज नीदर इलेक्टेड नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, ये क्वेश्चन में है। इट इज नीदर इलेक्टेड नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन? नोटिफाइड एरिया कमेटी। कैंटोनमेंट बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइए जान लेते हैं। A cantonment board is for municipal administration for civilian population in the cantonment area. So cantonment area में जो civilian population होता है उनके municipal administration के लिए बनाए गए हैं। A cantonment area is a delimited area where the military forces are permanently stationed. सो मिलिट्री फोर्सेस जहाँ भी स्टेशन होंगे उसके अगल बगल में उनके सपोर्टिंग के लिए, उनके डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए कुछ सिविलियन पॉपुलेशन होते हैं। तो उस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। इट इज सेट अप अंडर द कैंटोनमेंट एक्ट 2006 इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कैंट बहुत पहले से है, दानापुर कैंट, अब बोलते हैं अम्बाला छावनी, कैंट का अर्थ होता है छावनी। सो गोरखपुर छावनी भी सुनने में आता है। तो ये जो छावनी है ये छावनी बहुत पहले से है, उसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया 2006 में। सो इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान रखें कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में पास हुआ और सारे कैंटोनमेंट बोर्ड को उसके अंदर डाला गया। सो इट इज सेट अप अंडर कैंटोनमेंट एक्ट 2006 इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है कैंटोनमेंट बोर्ड। A cantonment board is created and administered by the central government. सो कैंटोनमेंट बोर्ड क्रिएट भी सेंट्रल गवर्नमेंट से किया जाता है, एडमिनिस्टर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से किया जाता है। द कैंटोनमेंट्स एक्ट ऑफ 2006 वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैंटोनमेंट्स। सो कैंटोनमेंट से रिलेटेड कैंटोनमेंट एक्ट 2006 एक पहला एक्ट नहीं है, इससे पहले बहुत से रूल रेगुलेशन थे, अलग अलग रूल रेगुलेशन बने हुए थे, उन सबको कंपाइल किया गया, उन सबको कंसोलिडेट किया गया और कंसोलिडेट करके कैंटोनमेंट एक्ट 2006 पास किया गया। दिस एक्ट रिपील्ड द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1924। सो इससे पहले का जो कैंटोनमेंट एक्ट था वो 1924 में अंग्रेजों के जमाने का था, उसको रिप्लेस करके 2006 में नया कैंटोनमेंट एक्ट लाया गया है। At present, there are 62 cantonment boards in the country, grouped into 4 categories based on civil population. So 62 cantonment board है अभी इंडिया में और उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पर था 5 टाइप्स ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। ये देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड, ये गलत था, 4 टाइप्स ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड है।
4 categories based on the civil population. A cantonment board is partly elected and partly nominated. विचित्र प्रकार की ये बोर्ड है, इसमें पार्टली इलेक्टेड लोग भी होते हैं और पार्टली नॉमिनेटेड लोग भी होते हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. राज्यसभा में भी कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं और कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं ना. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं और कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं. Elected members hold office for a term of 5 years, while the nominated members continue so long as they hold the office in that station. Ex officio members होते हैं. So जो इलेक्टेड होते हैं, नॉर्मली इंडिया में जितने इलेक्टेड होते हैं सबका एवरेज लाइफ फिक्स कर दिया गया 5 ईयर. 5 ईयर में आप नेक्स्ट टाइम के लिए कंटेस्ट कीजिए, अगर जीत करके आते हैं तो आप हैं. जो नॉमिनेटेड हैं ये लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं. कुछ स्टेट के गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर नॉमिनेट कर दिया जाता है. तो जब एक्स ऑफिशियो हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस कैंटोनमेंट बोर्ड का नॉमिनेटेड मेंबर हो गया, तो वो तब तक नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे जब तक वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है. इसलिए उनकी लाइफ को फिक्स नहीं की जा सकती है. वो जब तक अपने चेयर पे हैं तब तक वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं. अपने चेयर से वो ट्रांसफर हो गए, दूसरे आएंगे, दूसरे रहेंगे. द मिलिट्री ऑफिसर commanding the station is the ex officio president of the board and presides over its meetings. Most important. So जो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उस कैंटोनमेंट बोर्ड के ब्रिगेडियर साहब वगैरह होते होंगे. सो जो ब्रिगेडियर साहब वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड प्रिसाइड ओवर इट्स मीटिंग. सो कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं उस जगह के, उस एरिया के ब्रिगेडियर साहब होते हैं. पहले कर्नल साहब होते थे, अब तो फौज में ऑफिसर्स का प्रमोशन फास्ट है, तो ब्रिगेडियर साहब होते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. सो प्रेसिडेंट का पोस्ट जो होगा एक्स ऑफिशियो पोस्ट हो गया. जो भी मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग होंगे वे ही प्रेसिडेंट होंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के. वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स में से किसी एक को फर्दर इलेक्ट किया जाता है. फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए कैंटोनमेंट बोर्ड आर सिमिलर टू दैट ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड आर क्लासिफाइड एज ऑब्लिगेटरी एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शंस. सो जिस तरीके से म्युनिसिपैलिटी फंक्शन करती है, मिलते जुलते फंक्शन जो होते हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड के भी होते हैं. द सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. He implements all the resolution and decisions of the board and its committee. He belongs to the central cadre established for this purpose. सो कैंटोनमेंट बोर्ड के एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग से होते हैं और वो इस एरिया के जितने भी ऑर्डर पास हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी उनके पास होता है. तो उम्मीद है कैंटोनमेंट बोर्ड को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा. कैंटोनमेंट बोर्ड जो है 1924 में पहला एक्ट बना था. 2006 में उसको रिपील करके दूसरा एक्ट बनाया गया. ये म्युनिसिपैलिटी में आता है और ये म्युनिसिपैलिटी वाला जो एक्ट है वो 74th अमेंडमेंट में 1992 में पास किया गया, 1993 से इम्प्लीमेंट हुआ. म्युनिसिपैलिटी के बहुत से पार्ट हैं, कैंटोनमेंट उनमें से एक है. लिमिटेड नोटिफाइड एरिया, पोर्ट एरिया, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, उनमें से ये कुछ पार्ट्स हैं. पहला जो म्युनिसिपैलिटी, फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था वो मद्रास में हुआ था. इतना मोटा मोटा चीज़ याद रखना है. लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट के जो फादर हैं वो लॉर्ड रिपन को कहे जाते हैं.
ठीक है, इतना हमें याद रहेगा तो हमारा काम बन सकता है। आज का नीति श्लोक, नीर क्षीर विवेके हंसे आलस्यम त्वमेव तनेषु ते चेत विश्वस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतं पालयिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके हंसे आलस्यम त्वम एव तनुषे ते चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतं पालयिष्यति कः। प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या होता है? हंस का कार्य होता है नीर और क्षीर। नीर मीन्स जल और क्षीर मीन्स दूध। अगर दूध और पानी दोनों मिक्स करके रखा हुआ है तो ऐसा कहा जाता है कि हंस के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो जल और दूध को अलग कर देते हैं। कर्मठता की जरूरत पड़ती है, विवेकशीलता की जरूरत पड़ती है। तो कहा यह जा रहा है कि नीर और क्षीर को अलग करने वाले हंस में ही अगर आलस्य आ जाए, नीर और क्षीर को अलग करने वाले हंस में ही अपने कर्तव्य के प्रति आलस्य आ जाए तो कुल व्रत का पालन कौन करेंगे? प्रश्न है, ये गंभीर प्रश्न है। अरे हंस, यदि आप ही पानी और दूध भिन्न करना छोड़ दोगे तो दूसरा कौन आपका यह कुल व्रत पालन कर सकता है? इसलिए हे बुद्धिमान, हे विद्वान, हे पढ़े लिखे लोग, हे एजुकेटेड सोसाइटी के मेंबर्स, यदि बुद्धिमान और कुशल मनुष्य ही अपना कर्तव्य करना छोड़ दें तो दूसरा कौन वह काम कर सकता है? अर्थात बुद्धिमान और कुशल मनुष्य व्यक्ति को अपना कर्तव्य का पालन गंभीरता से करना चाहिए। जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास कौशल नहीं है, वो तो अपने कर्तव्य का पालन करेगा नहीं। तो कर्तव्य का पालन की जिम्मेदारी किस पर है? बुद्धिमान पर है, विवेकवान पर है, कौशल व्यक्ति पे है। आप विवेकवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और कुशल भी हैं, और इस समय आपका कर्तव्य है आपके सामने जो एग्जाम है उसको पास करना, सक्सीड करना। ये एग्जाम यूपीएससी का भी हो सकता है, ये एग्जाम एसएससी का भी हो सकता है, ये एग्जाम हमारे लाइफ का भी हो सकता है ना। हमें हर एग्जाम में पास करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम एक विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, कुशल प्राणी है। अगर हमने ये कार्य छोड़ दिया तो भला दूसरा कौन करेगा? इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करना बुद्धिमान का कर्तव्य नहीं है। अपने जिम्मेदारियों से पलायन नहीं, जिम्मेदारियों का पालन करना है। आपका चैनल एसजीकेजी स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अभी भी बहुत लोग रिलेवेंट स्टडी मटेरियल की तलाश में ढूंढ रहे हैं। आप उनकी मदद कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी अपना प्रिपरेशन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ कर सकें। आपका दूसरा चैनल है एसजीकेजी 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आरटीआई की क्लासेज यहीं पे डाली गई है, देखिए आरटीआई के फोल्डर यहीं पे डाली गई है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ और कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स